अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए युद्ध भी जरूरी है। शायद पूरी दुनिया हेमिंग्वे की बातों पर ही भरोसा करती है। अगर ये सच नहीं होता तो दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना नहीं करना पड़ता। इंसानियत का वो काला अध्याय जिसे कोई नहीं दोहराना चाहेगा। दुनिया की इकलौती जंग जिसमें परमाणु बम तक का इस्तेमाल किया गया। इंसानियत की सबसे भयानक लड़ाई जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। एक तरफ जर्मनी और इटली में फांसीवादी शासन अपने चरम पर था, तो दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। यूरोप भयानक तनाव के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक मंदी अपने चरम पर थी, लेकिन सभी देश अपने स्वार्थों को साधने में लगे थे। लाचार और बेबस राष्ट्र संघ गूंगा और बहरा हो चुका था। वर्साई की संधि को पलटने का दावा करने वाले हिटलर की महत्वाकांक्षा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हिटलर की आक्रामकता ने जर्मनी को बेहद शक्तिशाली देश बना दिया था। कई देशों को उसने अपने कब्जे में कर लिया था और उसकी इसी विस्तारवादी नीति ने पूरी दुनिया को एक और जंग की दहलीज पर खड़ा कर दिया। सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जर्मनी की अगुवाई वाले धुरी राष्ट्र क्यों हार गए? अमेरिका को परमाणु बम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? जब विषम परिस्थितियों में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध का गवाह बनी, तब इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध माना जा रहा था। लेकिन उसी युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध की बुनियाद रख दी। आमतौर पर किसी युद्ध के बाद की गई संधि का मकसद शांति स्थापित करना और भविष्य में किसी भी जंग की संभावना को खत्म करना होता है। लेकिन अजीब बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई वर्साई की संधि दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार करने वाला समझौता साबित हुआ। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक ही है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक थी कि उस समय कोई भी ये बता सकता था कि यह समझौता नहीं, बल्कि यूरोप में तबाही को दावत देने वाली योजना है। इस समझौते पर दस्तखत के बाद फ्रांस के एक सैन्य नेता ने बड़ी ही सटीकता के साथ एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह संधि शांति का नहीं, बल्कि अगले 20 सालों के लिए युद्ध विराम का प्रतिनिधित्व करती है। यही हुआ भी। ठीक 20 साल बाद दूसरी आलमी जंग का आगाज हो गया। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा के करीब 6 महीने बाद फ्रांस के पेरिस में वर्साई की संधि पर दस्तखत किए गए। 28 जून 1919 को पेरिस के वर्साई महल के हॉल ऑफ मिरर्स में इस संधि पर जर्मनी के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए। पेरिस शांति सम्मेलन का यह सबसे अहम समझौता था। लेकिन इस संधि में सबसे आपत्तिजनक और सबसे अजीब बात यह थी कि जिन 2 दर्जन से अधिक देशों के प्रतिनिधि शांति संधियों का मसौदा तैयार करने के लिए फ्रांस में जमा हुए, उनमें हारने वाले देशों का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। मतलब यह कि इस पूरी प्रक्रिया में युद्ध में हारने वाले देशों को बाहर रखा गया। बाद में इस एकतरफा संधि पर जर्मनी को राजी होने के लिए मजबूर किया गया। इससे सबसे शक्तिशाली पराजित देश जर्मनी में आक्रोश फैल गया। जर्मनी की कोई बात सुने बिना अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में विजेताओं ने यह फैसला कर लिया कि जंग के बाद अमन और शांति कैसे कायम की जाएगी। युद्ध में जीतने वाले मित्र राष्ट्रों ने एक ऐसे समझौते पर जोर दिया था जो शांति से कहीं ज्यादा सजा जैसा लग रहा था। बातचीत महीनों तक चली, लेकिन आखिर में वर्साई की संधि ने जर्मनी को जंग के लिए खुद को दोषी मानने, अपने विदेशी उपनिवेशों और 13% यूरोपीय इलाकों को छोड़ने, अपनी सेना के आकार को छोटा करने और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मजबूर किया। जर्मनी पर जो भारी आर्थिक दंड लगाया गया, उसकी कीमत करीब 1 लाख टन सोने के बराबर थी।
वर्साय की संधि के तहत लगे आर्थिक दंड को चुकाने में जर्मनी को कुल 91 साल लगे। कहा जाता है कि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए, इसलिए जीतने वाले मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन मित्र राष्ट्रों की यह सोच गलत साबित हुई और 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। इस संधि के बाद जर्मनी के नागरिकों में खूब गुस्सा था। उन्होंने कठोर और अपमानजनक शर्तों पर खूब विरोध प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि इस संधि ने जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इधर इटली में 1920 के दशक में भी राष्ट्रवादी लहर देखने को मिली। साथ ही सैन्यवादी अधिनायकवाद की विचारधारा भी वहां अपनी जगह बना रही थी। यह फासीवादी विचारधारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने खुद को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवाद को रोकने वाली विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। नवंबर 1918 से सितंबर 1939 के बीच यूरोप में शांति बेहद नाजुक स्थिति में थी। राजनीतिक हताशा और आर्थिक संकट ने यूरोपीय देशों, खासकर जर्मनी और हंगरी को त्रस्त कर दिया था। यहां तक कि जीतने वाले देशों में शामिल इटली का भी जंग के दौरान काफी नुकसान हुआ था, इसलिए उसे मिली जीत महंगी साबित हुई। वो भी गंभीर आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति का सामना कर रहा था। ऐसे में अपने देशों को महानता की ओर लौटाने की उम्मीद में कई इटालियन, जर्मन और हंगेरियाई लोगों ने फासीवाद नामक विचारधारा को अपनाया, जिसकी बुनियाद बेनिटो मुसोलिनी ने डाली। बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में इटली में पहली फासीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की, जब वो अक्टूबर महीने में इटली का प्रधानमंत्री बना। उसने सत्ता संभालते ही विस्तारवाद, उग्र राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद विरोध और उदारवाद विरोध पर जोर दिया। इस विचारधारा ने यूरोप में एक तरह का तनाव पैदा किया और दूसरे देशों को उकसाने का काम किया। राष्ट्रवाद और विस्तारवाद जैसी सोच धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। मुसोलिनी के फासीवाद ने इतालवी लोगों को दुनिया भर में विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। उसके विस्तारवादी और राष्ट्रवादी मकसदों का ही नतीजा था कि उसने 1935 में इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और आखिरकार यूरोप की विजय में हिटलर का साथ दिया। ये सारी गतिविधियां द्वितीय विश्व युद्ध की नींव तैयार कर रही थी। यही वो दौर था जब जर्मनी में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था और वहां नाजीवाद का उदय हो चुका था। असल में जर्मनी पर जब हार का ठीकरा फोड़ा गया, तब उस पर आर्थिक दंड के तौर पर $33 बिलियन जुर्माना भरने को कहा गया। इसकी पहली किस्त का भुगतान हुआ 1921 में। इतने बड़े जुर्माने को भरने के लिए जर्मनी के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने ज्यादा से ज्यादा करेंसी छापनी शुरू कर दी। इससे हुआ ये कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। 1922 में बर्लिन में एक पैकेट ब्रेड की कीमत थी 160 जर्मन मार्क, जो एक साल बाद 1923 में बढ़कर 200 बिलियन जर्मन मार्क तक पहुंच गई। यानी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो चुका था। ताबूत में आखिरी कील अक्टूबर 1929 की आर्थिक महामंदी ने ठोक दी। इस दौरान विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आ गई। भारी संख्या में लोग भूखमरी और गरीबी के शिकार हो गए थे। उद्योग बंद होने से बड़े बड़े उद्योगपति कर्ज में डूब गए थे। 1930 से लेकर 1933 के बीच जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 61 लाख हो गई। देश भयंकर निराशा में था। इन हालातों में लोगों को अतिवादी विचार पसंद आने लगे। इसी दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजीवाद का उदय हुआ। 1933 में जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नेता एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था। वह फासीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था। जर्मन वासियों से वो कहता था कि वो एक दिन वर्साय की संधि को पलट देगा और इसी वादे ने हिटलर की एक राजनीतिक जमीन तैयार कर दी थी। इतना तो फिर भी ठीक था। फ्रांस और ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति ने हिटलर को लगभग खुलेआम कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के नीति निर्माता नाजी जर्मनी के उदय के प्रति नरम रुख अख्तियार कर रहे थे। 1930 के दशक में यह देश किसी तीसरे पक्ष की कीमत पर जर्मनी की आक्रामकता पर एक तरफा रियायतें बरतने लगे थे। हिटलर तो पहले ही खुले तौर पर वर्साय की संधि को न मानने का ऐलान कर चुका था। उसने उल्लंघन किया भी, लिहाजा उसने जर्मनी की सेना और हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया था। हिटलर की इन गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को जानकारी थी, लेकिन ये मुल्क इसे शह दे रहे थे। इसके पीछे फ्रांस और ब्रिटेन को यह उम्मीद थी कि जर्मनी को थोड़ी ढील देने से वो शांति से बच जाएगा। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन की उम्मीद थी कि हिटलर की वर्साय की संधि में बदलाव की मांग से यूरोप में जो संकट पैदा हुए हैं उसका जल्दी ही अंत हो जाएगा। दूसरी वजह थी
कि रूस के सीमावर्ती यूरोपीय देशों में उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस दौरान सोवियत संघ की कमान जोसेफ स्टालिन के हाथों में थी। वो यूरोपीय देशों में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां नहीं चाहती थीं कि यूरोप में रूस के साम्यवाद का प्रसार हो। ऐसे में उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। लिहाजा ये शक्तियां जर्मनी को रियायतें देने लगी। हालांकि उनकी नीति 1938 में अपनी सबसे बड़ी चुनौती तक पहुंच गई। इस साल जर्मन सेना धड़धड़ाते हुए ऑस्ट्रिया के वियना शहर में घुस गई। हिटलर प्रोपेगेंडा फैलाता है कि राजधानी वियना में कम्युनिस्ट लोग दंगे करवा रहे हैं, इसलिए वो ऑस्ट्रिया सरकार की मदद करने आए हैं। अगले ही दिन ऑस्ट्रिया की संसद भंग कर दी जाती है और बिना किसी खून खराबे के यहां पर हिटलर का कब्जा हो जाता है। ऑस्ट्रिया पर कब्जे के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बहुसंख्यक जर्मन क्षेत्र सुडेटनलैंड को जर्मनी को नहीं दिए जाने पर यूरोप को युद्ध में घसीटने की धमकी दी। हिटलर का लक्ष्य अपने शासन के तहत पूरे यूरोप में जातीय जर्मनों को एकजुट करना था। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन को उम्मीद थी कि सुडेटनलैंड को प्राप्त करने के बाद हिटलर संतुष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश और फ्रांसीसी नेताओं ने सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सिर्फ उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया था कि वो शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इस वायदे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि 1933 में नाजियों के सत्ता में आने के बाद विंस्टन चर्चिल, जो तब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने जर्मन राष्ट्रवाद के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। चर्चिल तुष्टीकरण के सबसे बड़े विरोधी थे और उन्होंने सरकार को लगातार नाजी जर्मनी द्वारा उत्पन्न खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि म्यूनिख समझौते के साथ तुष्टीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर जर्मनी को दाखिले की इजाजत देना एक छोटे राज्य को भेड़ियों के हवाले करने जैसा साबित हुआ। हिटलर ने पहले पूरे चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर अपना वादा तोड़ दिया। जब ये सब हमले हो रहे थे और यूरोप का तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था, इस पर कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं थी। असल में संस्था तो थी, लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी। जब वर्साई की संधि हुई तब उसमें एक ऐसे संगठन की स्थापना का प्रावधान था जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वैश्विक शांति को बनाए रखना था। इसके तहत ही राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 1920 में प्रभावी हुआ यह संगठन दुनिया के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था, ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे किसी झगड़े के बजाय बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन राष्ट्र संघ अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के ज्यादातर विजेता देश शामिल थे, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं था। इसकी वजह थी कि तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन के लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिकी सीनेट ने सदस्यता खारिज कर दी। लीग इस विचार पर आधारित था कि जब एक सदस्य की सुरक्षा पर कोई खतरा आएगा, तब उसे सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और सभी देश उसका मिलकर जवाब देंगे। लेकिन जब उन खतरों का जवाब देने का समय आया, तो संगठन काफी हद तक विफल रहा। इसकी एक वजह यह भी रही कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए लीग के विभाग को कार्रवाई करने से पहले सभी सदस्यों की सहमति लेनी जरूरी थी, जिससे काम करने की उसकी क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई। 1935 में इटली ने एबिसीनिया यानी मौजूदा इथोपिया पर आक्रमण किया, तो उसे रोकने के लिए लीग के पास कोई सेना नहीं थी। राष्ट्रसंघ की कमजोरी का ही नतीजा था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर चुका था। दो मुल्क जीतने के बाद हिटलर के हौसले बुलंद थे और अब बारी थी एक और पड़ोसी देश पोलैंड की। असल में प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई, तब वर्साई की संधि के तहत उसके कुछ उपनिवेश छीन लिए गए थे। उनमें कुछ इलाके उसके पड़ोसी देश पोलैंड में चले गए थे। इन इलाकों को फिर से हासिल करने की नीयत से जर्मनी की नाजी सेना ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर धावा बोल दिया। हिटलर की नाजी सेना ने एक चाल चली। 31 अगस्त की रात को उन्होंने पोलैंड के सैनिकों की वर्दी पहनकर जर्मनी में ही घुसपैठ कर दी और ग्लाइवित्स रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने जर्मनी के खिलाफ एक मैसेज का प्रसारण किया। यह हिटलर का एक प्रोपेगेंडा था। नाजी ये दिखाना चाहते थे कि पोलैंड की सेनाओं ने जर्मनी पर हमला कर दिया है, जिससे उन्हें पोलैंड पर हमला करने का एक मौका मिल जाए।
अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। इसमें जर्मनी के 10 लाख सैनिक थे। पोलैंड की सेना इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पोलैंड पर हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस अलर्ट हो गए। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद जर्मन सैनिकों ने महज 8 दिन में पोलैंड पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते यह विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। इन देशों ने अपनी सेनाओं का जमावड़ा करना शुरू कर दिया था और जर्मनी से युद्ध की तैयारी करने में जुट गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की तरह इस जंग में भी दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश थे। वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली आदि देश थे। अमेरिका इस जंग में बाद में शामिल हुआ। इसके पीछे क्या वजह थी, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जंग के दौरान नाजी सेना ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी से जंग लड़ती थी, यानी सेना टैंक और गाड़ियों की मदद से बहुत तेजी से आगे बढ़ती थी। एयरफोर्स उन्हें रास्ता क्लियर करने में हवाई मदद करता था। दुश्मन जब तक संभलते वो राजधानी पर कब्जा कर लेते थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जर्मन सैनिकों को राशन के साथ पर्विटिन नाम की एक ड्रग दी जाती थी। इससे थकान नहीं होती थी, नींद नहीं आती थी, भूख और प्यास भी मर जाती थी। आर्मी पूरे आत्मविश्वास के साथ 3-4 दिन तक लगातार जंग लड़ सकती थी। इस दौरान हिटलर ने यहूदियों पर भी खूब कहर ढाहा था। हिटलर अपनी पूरी जिंदगी में प्रथम विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार मानता रहा। वह यहूदियों और युगोस्लाविया के स्लावों को हीन समझता था। इसकी 2 वजहें थी। पहली तो यह कि हिटलर का मानना था कि जर्मनी में यूरोप के मूल लोगों के पास संसाधन कम हैं, जिन्हें वो आर्यन कहता था। उसका कहना था कि ये आर्यन ही शुद्ध नस्ल हैं, इसलिए सभी अधिकार और संसाधन इन्हें मिलने चाहिए। वो कहता था कि जर्मनी में सभी दिक्कतें यहूदियों की वजह से हैं, इसीलिए उसने यहूदियों के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। दूसरी वजह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद जर्मन सेना ने यह मिथक फैलाया कि सेना युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं हारी है, बल्कि उनके साथ विश्वासघात कर हराया गया। इस धोखे के पीछे यहूदियों का हाथ बताया जाता था। कहा जाने लगा कि यहूदियों और कम्युनिस्टों ने देश के साथ विश्वासघात किया है और यह सब कुछ एक वामपंथी सरकार को सत्ता में लाने के लिए किया गया। हिटलर ने इस मिथक को सही मान लिया और यहूदियों से नफरत करने लगा। हिटलर की नफरती विचारधारा पूरे जर्मनी में फैलने लगी और नाजी पार्टी और उसके समर्थकों ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना को हथियार बनाकर हिटलर ने गैर आर्यनों का सफाया शुरू कर दिया। 1941 से लेकर 1945 तक तमाम यहूदियों को ट्रेनों में भर भर कर लाया गया और सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ मार दिया गया। उन्हें कंसंट्रेशन कैंपों में रखा जाता था और उसके बाद एक गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। इस दौरान कुल 60 लाख लोगों की हत्या की गई, जिनमें ज्यादातर यहूदी थे। एक तरफ हिटलर अपने देश में यहूदियों को मौत के घाट उतार रहा था, तो दूसरी तरफ वह तेजी से मित्र देशों पर चढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन 2 गलतियों ने जंग का रुख ही बदल दिया। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर चढ़ाई कर दी। इसमें 30 लाख सैनिक शामिल थे। इस हमले में धुरी राष्ट्रों इटली, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड ने जर्मनी का साथ दिया। नाजी सेना सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसने में कामयाब भी हो गई। वो मॉस्को के नजदीक पहुंच गई, लेकिन सोवियत की ठंड जर्मन सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। उस ठंड ने नाजियों का जीना मुश्किल कर दिया। 2 साल में 20 लाख से भी ज्यादा आम लोग और सिपाही मारे गए। जवानों को खाना और गोला बारूद भी मिलना मुश्किल हो चुका था। आखिरकार जर्मनी ने सोवियत सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर के बीच एक द्वीप समूह पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने दूसरे विश्व युद्ध का रुख मोड़ डाला। बाकी दुनिया तो जंग में घिरी थी, मगर अभी तक अमेरिका इससे अलग था। लेकिन जापान के इस हमले ने उसे हिला दिया और अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से जंग के मैदान में कूद गया। असल में उस दिन जापान की सेना ने पर्ल हार्बर यानी पर्ल बंदरगाह पर हमला कर दिया था। इस बंदरगाह पर अमेरिका के 8 जंगी जहाज तैनात थे। हमले में सभी जहाज तबाह हो गए। 2500 से ज्यादा अमेरिकी जवानों की मौत हो गई। दरअसल चीन के बाजार में जापान का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी अमेरिका था। पर्ल हार्बर पर हमला करके जापान पूरी सप्लाई पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन यह हमला उल्टा पड़ गया और इसके बाद अमेरिका ने धुरी राष्ट्रों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका के साथ आने से मित्र देशों को नई जान मिल गई। जुलाई 1943 में इटली के द्वीप सिसिली पर मित्र देशों ने हमला कर दिया। कुछ स्थानीय क्रांतिकारियों के सहयोग से मित्र देश इटली के तानाशाह मुसोलिनी का तख्ता पलट कर दिया गया।
अप्रैल 1945 से ही सोवियत संघ पोलैंड से रोमानिया, हंगरी और बाल्कन के अंदर अपने लाखों सैनिकों को भेजता है। सोवियत की सेना अमेरिका और ब्रिटिश आर्मी से पहले 21 अप्रैल 1945 को बर्लिन पहुंच जाती है। 30 अप्रैल को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लेता है और काफी जद्दोजहद के बाद ठीक 8 दिन बाद जर्मनी की हार की घोषणा हो जाती है। इस तरह से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हो गया। शक्तिशाली जर्मनी और इटली हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस वक्त तक विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे। वो और अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन जापान को सरेंडर करने पर जोर दे रहे थे। जापान मानने को राजी नहीं था। तब अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इसके बाद जापान के राजा हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा हो गई। 6 साल चले इस युद्ध में दोनों ओर से 2 करोड़ 40 लाख सिर्फ सैनिक ही मारे गए। वहीं 4 करोड़ 90 लाख नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। अमेरिका और सहयोगी देशों से 6 करोड़ 10 लाख और जर्मनी खेमे से 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। इस समय तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिकों ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था। इस जंग में 30 लाख लोग लापता भी हो गए थे। इस वजह से इसे आज भी दुनिया का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है। आज बस इतना ही। हमारा यह कार्यक्रम आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अपने सुझाव भी हमसे शेयर करें। अगली बार किसी बड़ी घटना की कहानी के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक ही है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए।